नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बड़ी खबर आपको ईरान से बता दें, जहां पर हिजाब विवाद को लेकर ईरान में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान से हिजाब को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब दूसरे देशों में भी फैल चुका है। महसा अमीनी और हदीस की हत्या के बाद अब 23 साल की हन्ना ने किया को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। हिजाब पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान की पुलिस अब कत्लेआम पर उतारू हो गई है। पहले महला अमीनी को गोली मारी गई, इसके बाद 20 साल की हदीस नजफी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अब हन्ना ने किया को मौत के घाट उतार दिया गया है। हिजाब के खिलाफ आंदोलन में नई पोस्टल गर्ल बनी हन्ना ने किया का विरोध ईरानी सरकार को रास नहीं आया। हिजाब के खिलाफ हन्ना ने का वीडियो वायरल होने के बाद वो सरकार और ईरानी सिक्योरिटी फोर्स के निशाने पर आ गई। उधर ईरान के कई शहरों में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर आगजनी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने शासन और उसके शरीयत कानून का भी जमकर प्रदर्शन किया। उधर एक कलाकार मोहम्मद मोडारेस ने अपने बाल कटाकर तानाशाही सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उसने कहा कि मैं ईरान की महिलाओं के साथ खड़ा हूँ। हिजाब विवाद को लेकर ईरान में बवाल जारी है। शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। हिजाब की आंच दूसरे देशों तक पहुंच गई है। महिलाएं अपने बाल काटकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। उधर तुर्की में एक सिंगर ने स्टेज पर अपने बाल काटकर विरोध जताया। वीडियो में अपने बाल कटा रही सिंगर तुर्की की मेलोक मोसो है। ईरान के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए सिंगर ने बेहद ही अलग अंदाज में अपना विरोध जताया। सिंगर ने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मंच पर कैंची से अपने बाल काट लिए। सिंगर के बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हिजाब विवाद को लेकर ईरान में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे निपटना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ब्यूनस आयर्स में ईरानी दूतावास के सामने भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथ में ईरान का झंडा लेकर विरोध जताया। दरअसल ईरान में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब कई देशों तक पहुंच गया है। जिस इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध में ईरान की महिलाएं आर पार की लड़ाई कर रही हैं, आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। क्या होता है इस्लामिक रिपब्लिक, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक का सीधा मतलब है एक ऐसा देश जहां 100% काम इस्लाम धर्म के नियम कायदों के साथ हो और जहां का संविधान शरिया कानून के हिसाब से सिर्फ चलता हो। कब बना ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक? 1978 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और जिसके बाद 1989 में हुए जनमत संग्रह में 98% लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के पक्ष में वोट डाल दिया और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन था जिसने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। शियाओं के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ही वो शख्स थे जिनकी अगुवाई में 20 लाख लोगों ने इस्लामिक क्रांति की शुरुआत की थी। और जब ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया तो वही वहां के सुप्रीम लीडर बन गए। और अब ये भी जान लीजिए कि क्यों हो रहा है ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध। दरअसल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनने के बाद जो शरिया कानून लागू हुआ, उनसे महिलाओं की आजादी छिन गई और महिलाओं को बुर्का या हिजाब नहीं पहनने पर जेल जाना पड़ता था। उनके मेकअप तक पर रोक लग गई। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ की महिलाओं के गुस्से की वजह जो है वो कहीं ना कहीं यही बनी। कैसे बड़ा ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध, ये भी अब आप समझ लीजिए। दरअसल ईरान में इसका विरोध तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन महसा अमीनी और 20 साल की हदीस नजवी की हत्या ने विरोध करने वाली महिलाओं के गुस्से की आग में घी डाल दिया। कहा हो रहा है सबसे ज्यादा विरोध, अब ये इलाका समझिए। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध का केंद्र है, जहां से दरअसल ये आग देश के अब 31 प्रांतों तक फैल चुकी है और वहां से महिलाएं तेहरान का रुख कर रही हैं।
पीएफआई के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद आज आखिरकार पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। गृह मंत्रालय ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए पीएफआई को गैर कानूनी संगठन बताया और उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखिए, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए यूएपीए एक्ट के तहत पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई के साथ उसके सभी सहयोगी 8 संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया है कि वो यूएपीए कानून के तहत पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में अब से पीएफआई ना तो कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, ना उसका कोई दफ्तर होगा, ना ही वो कोई सदस्यता अभियान चला सकता है और ना ही फंडिंग ले सकता है। वहीं पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई के बाद से ही शाहीन बाग स्थित उसके हेड ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 22 सितंबर को एनआईए ने पहली बार पीएफआई पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। छापेमारी में पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त जगह जगह विरोध हुआ, हिंसा भी हुई। अगले ही दिन पीएफआई ने बंद बुलाया। उस बंद के दौरान केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसके बाद 27 सितंबर को एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इस छापेमारी में टेरर लिंक के कई सबूत मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो पीएफआई के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान उसके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कई सबूत मिले, जिसमें पीएफआई के मिशन 2047 मिशन की जानकारी, आईईडी बनाने संबंधी कई वीडियो समेत कई अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। सीएए के खिलाफ जामिया नगर में हुई हिंसा हो या शहादरा जहांगीरपुरी में हुए दंगे, यूपी के कानपुर की हिंसा हो या कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या, पीएफआई का नाम इन तमाम हिंसा और हत्याओं में सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगा है, जिसके सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। देश भर में पीएफआई के खिलाफ हुई छापेमारी में काफी आपत्तिजनक सामान मिला, जो पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की तरफ साफ इशारा करता है। महाराष्ट्र पीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट के पास एक सीडी बरामद की गई, जिसमें पीएफआई के मिशन 2047 यानी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने से जुड़ी जानकारी थी। इसके अलावा आसानी से आईईडी बनाने संबंधी डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए और आईएसआईएस और गजवाए हिंद संबंधित वीडियो वाली पेन ड्राइव भी मिली। साथ ही बड़ी मात्रा में कैश, मरीन रेडियो सेट्स भी जब्त किए गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से पहले सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को 2001 में बैन कर दिया था। सिमी पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। सिमी पर बैन के बाद उसकी कमर टूट गई। फिर इस आतंकी संगठन ने नाम बदला और पीएफआई के नाम से काम शुरू कर दिया। और यही वजह है कि पीएफआई के ज्यादातर कार्यकर्ता प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य थे, जिनका संबंध जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से था। पीएफआई के संबंध आईएसआईएस से भी हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और चुपके चुपके देश के एक तबके में ये भावना जगा रहे थे कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे। पीएफआई की इन गतिविधियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने उस पर बैन लगाते हुए उसे एक गैर कानूनी संगठन करार दिया। पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के बाकायदा नारे भी लगाए गए, जिसका वीडियो सामने आ गया है। और पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेरकर वहां पर जमकर नारेबाजी की थी। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। प्रदर्शन में पाकिस्तान की एंट्री, प्रदर्शन में पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे, एनआईए का एक्शन, पीएफआई को टेंशन। गौर से सुनिए, आपको पाकिस्तान के समर्थन में नारे सुनाई देंगे और नारे भारत के अंदर लगाए जा रहे हैं और ये नारे लगाने वाले हैं पीएफआई के सदस्य।
तब का है जब पीएफआई के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने कार्रवाई करते हुए उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पीएफआई ने गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया था। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पुणे में पुलिस की गाड़ी को घेरकर नारेबाजी की थी। पीएफआई पर छापों के विरोध में पुणे में बवाल हो रहा था। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की जा रही थी और उस वक्त भीड़ में मौजूद कई लोग वीडियो बना रहे थे और एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुणे पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। महाराष्ट्र में और भारत में अगर कोई नापाक इरादों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहा होगा तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 23 सितंबर का है। फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर आए पीएफआई पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया है। पीएफआई पर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से लिंक की वजह से गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। जैसे ही पीएफआई पर बैन लगाया गया, मंत्रियों और नेताओं के बयान सामने आने लगे। केंद्रीय मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के पीएफआई पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया और इसे लेकर अपने राज्यों में भी नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही। केंद्र सरकार की तरफ से सबसे पहला रिएक्शन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का आया। उन्होंने कहा कि एनआईए को जो सबूत मिले, केंद्र सरकार ने उसी आधार पर ये कार्रवाई की है। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा, बाय बाय पीएफआई। इसके अलावा सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि ये नया भारत है, यहाँ राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बने संगठन स्वीकार नहीं है। बीजेपी शासित सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले की तारीफ की और कहा कि वो अपने राज्य में भी इसे लेकर अधिसूचना जारी करेंगे। संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाया गया संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया और आज हम मध्य प्रदेश में भी इसके प्रतिबंध की अधिसूचना या ऑर्डर जारी करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वाह्य सुरक्षा के लिए जो आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है। इन लोगों ने पूरे प्रदेश को, देश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का काम किया, गैर सामाजिक गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते थे और विदेशों से भी इनके संपर्क थे। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब ऐसे पीएफआई के साथ साथ इनके जो अनुषांगिक संगठन हैं, उन पर भी बैन किया गया है। अब किसी भी प्रकार से गैर कानूनी गतिविधियों को इजाजत नहीं है प्रदेश और देश में। पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों पर पूरी तरह से 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया। 2 चरण की ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बैन के बाद आशंका जताई जा रही है कि इसके समर्थक प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में संवेदनशील इलाकों सहित कई राज्यों में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। तो पीएफआई पर बैन को लेकर बीजेपी और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी अब आमने सामने हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे शैतानी ताकतों के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया, तो वहीं ओवैसी ने प्रतिबंध को खतरनाक बताया। डेमोक्रेसी के खिलाफ वायलेंट कॉन्स्पिरेसी के तहत जो शैतानी हरकतें कुछ संगठनों, कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयाँ, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सीज भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। मैंने हमेशा
पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है। कई मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने भी केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है और साथ ही केंद्र सरकार के पीएफआई को बैन करने के फैसले को सही बताया है। मौलानाओं का कहना है कि वो लगातार इस संगठन को बैन करने की मांग कर रहे थे और आखिरकार केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर उनकी मांग पूरी कर दी। ऑल इंडिया सूफी दरगाह काउंसिल ने केंद्र सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा कि हमने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आज केंद्र सरकार ने हमारी मांग पूरी की। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरे एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने भी केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि ऐसे संगठनों पर बैन लगना ही चाहिए क्योंकि ये लोग मजहब के नाम पर युवाओं को भटका रहे हैं। काश सही मजहब बताया होता, सही इस्लाम बताया होता, हमारे नौजवान को भटका के देश के खिलाफ खड़ा नहीं किया होता तो आज ये हालात नहीं बनते। ये मेरी लड़ाई थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी, मेरे समाचार पत्र की लड़ाई थी। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी ये फतेह हुई, हमने ये जंग जीती। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर चौधरी इब्राहिम हुसैन का कहना है कि अगर पिछली सरकारों ने ऐसे कदम उठाए होते तो देश को और फायदा होता। भारत सरकार ने जिस तरह से पीएफआई और उसके एसोसिएट जो संगठन हैं उन पे जो पाबंदी लगाई है ये सराहनीय कदम है। इन मौलानाओं का मानना है कि पीएफआई जो काम कर रही थी वो देश विरोधी और इस्लाम विरोधी था। इन मौलानाओं ने पहले भी सरकार से पीएफआई को बैन करने की बात कही थी। इधर समुद्री तूफान इयान ने क्यूबा में कहर बरपाया हुआ है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से क्यूबा के कई शहरों में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तूफान के बाद 50,000 लोगों को निकाला गया। समुद्री चक्रवाती तूफान इयान ने क्यूबा में तबाही मचाई है। समुद्री चक्रवाती तूफान इयान ने मूसलाधार बारिश और तेज रफ्तार से चलती हवाओं के साथ क्यूबा के पश्चिमी तट पर दस्तक दी। तूफान तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। तूफान के बीच माता पिता अपने बच्चों को बारिश में पैदल पकड़कर शहर छोड़ते हुए नजर आए, जबकि बसों ने अधिक लोगों को निकालने की कोशिश की जिन्हें बाढ़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ा। हवाना के पश्चिम में नगरपालिका आर्टेमिसा में हवा और बारिश ने सैकड़ों हेक्टेयर केले के पेड़ों को नष्ट कर दिया। तूफान से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई मकान धराशायी हो गए। तूफान इतना खतरनाक था कि बिजली के खंभे उखड़ गए, जिस वजह से शहर में कई घंटों तक बिजली गुल रही। और अब बड़ी खबर आपको वियतनाम से बता दें, जहां चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई। चक्रवाती तूफान की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद अब टाइफून नोरू ने वियतनाम में दस्तक दे दी है। नोरू तूफान वियतनाम में कहर बरपा रहा है। ये चक्रवाती तूफान इतना शक्तिशाली है कि तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। पूरा इलाका आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट से थर्रा उठा। बारिश के साथ ही ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिली, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ और बिजली की समस्या पैदा हो गई। तेज हवाओं की वजह से कई घर और बिजली के खंभे भी गिर पड़े। बताया गया कि वियतनाम के तट से टकराने वाला ये शक्तिशाली तूफान था। तूफान के कमजोर पड़ते ही राहत और बचाव का दल हरकत में आया। और
और रूस में जब से राष्ट्रपति पुतिन ने लामबंदी का ऐलान किया है, 3 लाख सैनिकों की भर्ती अभियान को छेड़ा है, तब से ही उनके इस फैसले का विरोध हो रहा है। इस विरोध के बीच बहुत बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने अब लामबंदी पर अपनी गलती मान ली है। पुतिन के ऑफिस से बयान आया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है और ये भी कहा गया है कि हर गलती को सुधारा जाएगा। रूस में हड़कंप मचा है। रूस में लोग डरे हुए हैं। रूस में पुतिन के आदेश की दहशत है। यूक्रेन में जंग हो रही है और ये तबाही हर किसी को परेशान कर रही है। जंग के ये शोले अब तक अनगिनत लोगों का आशियाना छीन चुके हैं। यूक्रेन में हो रहे रूस के इस हमले ने दोनों देशों के हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। यही वजह है कि अब पुतिन का आदेश भी लोगों को लगातार डरा रहा है। रूस में जब से सैन्य लामबंदी का पुतिन ने ऐलान किया, उसके बाद से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दहशत में जी रहे लोग रूस को छोड़कर पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से पुतिन ने मोबिलाइजेशन का आदेश दिया, उसके बाद उन्हें कभी भी यूक्रेन की आग में झोंका जा सकता है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में लोग रूस कजाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। आलम ये हो चुका है कि लोगों को कजाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचने के लिए टैक्सी वालों को मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ रही है। Вот я стояла часов 5, пока машину не поймала. Короче, надо заказывать такси, не заказывать такси, находить машину, чтобы она тебя перевозила через границу, потому что пешком нельзя. तो यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस से बड़ी कंपनियों ने देश छोड़ दिया है और इससे रूस में बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा पहले से ही परेशान था। अब अच्छी जिंदगी और रोजगार के लिए वो पड़ोसी देश जाना चाहते हैं। रूस के बॉर्डर पर लगी ये लंबी कतारें तस्दीक कर रही हैं कि लोगों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। ऐसी आशंका और इसी डर की वजह से अब तक करीब 98,000 लोग रूस की सरहद को पार कर कजाकिस्तान पलायन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में पलायन की वजह से प्लेन की टिकटों की भी किल्लत हो रही है। यही वजह है कि बॉर्डर को पार करने के लिए लोग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन चुनौती इस बात की भी है कि रूस की सरहद पार कर जो लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, उन्हें वहां भी रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा। हैरान परेशान लोग बस अदद आशियाने की तलाश में जुटे हैं। Комната тоже сложно, никаких гостиниц нет, хостелов нет, ничего такого. Волонтеры вроде предлагают жилье на какое-то время. Еще, как я слышал, можно спать в мечети ночью или в церкви. Или же какие-то там в интернете тоже пишут там. पुतिन के करीबी एवगेनी प्रिगोजिन का भी मानना है कि लोग सेना में भर्ती होने की वजह से दहशत में हैं, जिसका मतलब ये है कि पुतिन का यूक्रेन पर हमला जनसमर्थन के खिलाफ था। एवगेनी के मुताबिक लोगों का डर उस वक्त और बढ़ गया जब साइबेरिया में एक सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई। ये सैनिक हाल ही में युद्ध की वजह से सेना में भर्ती हुआ था। यानी रूस में अब सिर्फ लोगों को अपनी जिंदगी की फिक्र सता रही है और इसी फिक्र ने लोगों को रूस छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कोई कजाकिस्तान जाने की जद्दोजहद में जुटा है, कोई जॉर्जिया जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के हालात लगातार बने हुए हैं। कभी भी किसी नई अनहोनी की खबर सामने आ सकती है। लेकिन इस बीच बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में रिसाव की खबर ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। इतना ही नहीं, आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि इस पाइपलाइन को किसी साजिश के तहत क्षतिग्रस्त किया गया। समंदर में कैसे टूटी गैस पाइपलाइन? नॉर्ड स्ट्रीम से किसने की छेड़छाड़?
बाल्टिक सागर में किसकी साजिश? बाल्टिक सागर में उठ रहे इन बुलबुलों ने हड़कंप मचा दिया है। जर्मनी तक जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन एक धमाके के बाद क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके चलते डेनमार्क ने अपने एनर्जी सेक्टर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस गैस पाइपलाइन को किसी साजिश के तहत तोड़ा गया है। डेनमार्क मैरीटाइम अथॉरिटी ने बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के लीक होने की जानकारी दी है। दावा किया जा रहा है कि इस गैस पाइपलाइन में 3 जगहों पर लीक हुए हैं और इस वजह से डेनमार्क मैरीटाइम अथॉरिटी ने जहाजों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। नेचुरल गैस से भरी इस पाइपलाइन के लीक होने से पूरे यूरोप की नींद उड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में गैस की सप्लाई तो अभी नहीं है, लेकिन पहले से मौजूद गैस जलवायु को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। 12,245 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन पश्चिमी रूस में वाइबोर से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी के लुब्मिन तक जाती है। तो यूरोपीय देशों का ये दावा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की वजह इस पाइपलाइन को टारगेट किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, डेनमार्क के पीएम ने इस मामले में बिना नाम लिए रूस पर निशाना भी साधा है। यूरोपीय देशों का दावा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की वजह से ही इस पाइपलाइन को टारगेट किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, डेनमार्क के पीएम ने इस मामले में बिना नाम लिए रूस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बाल्टिक सागर में डेनिश द्वीप पर गैस पाइपलाइन में रिसाव जानबूझकर किया गया है। उधर पोलैंड के पूर्व रक्षा मंत्री ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस लीक की तस्वीर को शेयर करते हुए अमेरिका को थैंक यू कहा है, जिसके बाद पोलैंड और अमेरिका पर रूस की तरफ से पलटवार किया गया। रूस की पाइपलाइन दुर्घटना का शिकार हुई, उसके लिए अमेरिका को शुक्रिया कहा गया है। क्या आतंकी हमले पर इसे आधिकारिक बयान माना जाए? यानी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग का ये मोर्चा अब सिर्फ मिसाइल या तोपों के हमले तक सीमित नहीं है। कहानी तो अब इससे भी आगे बढ़ चुकी है, इतनी आगे कि अब समंदर में भी युद्ध की साजिश के बुलबुले उठने लगे हैं। इधर कोरोना के मात्र 10 मामले सामने आने के बाद चीन ने शेनचेन में लॉकडाउन लगा दिया है। इतना ही नहीं, जिससे लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए और नाराज हैं। और लोग सड़क पर उतर आए। प्रशासन के इस फैसले से लोग नाराज हो गए और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। सोशल मीडिया पर भी चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से लोगों की हाथापाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। चीन ने सख्त जीरो कोविड की रणनीति अपनाई हुई है। दरअसल 18 मिलियन की आबादी वाले शेनचेन में कोरोना के 10 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने के आदेश जारी कर दिए। और चलिए बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए हैं, जिससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक आतंकी और आर्मी के जवान के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत का वीडियो सामने आया था। वीडियो कॉल पर आतंकी आर्मी के जवान से बात करता दिखाई दिया। जवान ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। लेकिन मारे जाने से पहले आतंकी ने कश्मीर में आर्मी के कामों की जमकर सराहना की। मैं बोल रहा हूँ कसम से, मतलब जितनी आर्मी ने हमने सपोर्ट, मतलब कश्मीर को सपोर्ट करता है, आर्मी को बहुत सपोर्ट करता है कश्मीर। बिल्कुल दोस्तों, यार मैं आर्मी से ही हूँ यार, तो मैं बोल रहा हूँ कि सरेंडर कर दे फिर। सर मुझे मैंने बोला, मतलब मैं मौत की करीब हूँ, ठीक है, 2 या 3 शॉट लगा हुआ है मेरे को, बस ज्यादा और कितना, एक मैच फिर भी आप खाली करोगे मेरे ऊपर बस, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग बहुत होगी है, ठीक है सर। अरे दोस्त नहीं करेंगे ना। कुलगाम में कल सेना ने 2 आतंकियों को घेर लिया था। इसके बाद आर्मी ऑफिसर ने आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की, वीडियो कॉल पर बातचीत भी की, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग एनकाउंटर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी समेत जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के 3 आतंकियों को मार गिराया। केंद्रीय कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने का केंद्रीय कैबिनेट का ऐलान। नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में सीएसटी स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए रेलवे को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्मदिन पर अयोध्या में लता चौक का लोकार्पण, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ। शहीद आजम की जयंती पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम हुआ शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पंजाब के सीएम और हरियाणा के डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद।